यदि मैं आप लोगों को बताऊं कि कवर्धा शहर में 100 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम हुआ है तो आप सोचेंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूं, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि आज की हमारी रिपोर्ट आपको जरूर चौंका रही है, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि कवर्धा के आम लोगों को एक कंपनी ने 100 करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगाया है। हम बात कर रहे हैं सहारा इंडिया की, जिस कंपनी पर या कहें कि जिस बैंक पर कवर्धा के आम लोगों ने अपनी पाई जोड़कर अपना रकम, अपनी कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा इसलिए जमा किया कि आने वाले समय में, भविष्य में वो पैसा सुरक्षित तरीके से उन्हें वापस कर दिया जाएगा। लेकिन जब उनकी जमा पूंजी की मैच्योरिटी का समय आया और जब उन्हें वो पैसा वापस देना था, तो आज कई सालों से, पिछले 3-4 सालों से यदि मैं कहूँ, तो उन्हें वो पैसा उनका वापस नहीं मिल पा रहा है। कई आम लोग ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ऑफिस पर ताला लटका हुआ है। कार्यालय में है, उस कार्यालय के बारे में बता दें कि ये है कवर्धा जिले का सहारा इंडिया का कार्यालय, जो बताया जा रहा है कि कई दिनों से, पिछले 1-2 महीने से बंद है। जब हमने यहाँ पर आए तो यहाँ पर पाया कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तब हमने कोशिश की और पता लगाया कि इनके मालिक कौन है। तो इस बिल्डिंग के जो मालिक है, जिन पर किराए पर सहारा इंडिया के ऑफिस के सभी लोग यहाँ पर रहते थे, तो उनसे संपर्क किया और उनसे संपर्क कर जब हमने जानने की कोशिश की कि कार्यालय कब से बंद है, तो हमें पता चला कि कार्यालय लगभग 3-4 महीने से बंद है। और उस मकान मालिक ने भी अपनी पीड़ा बताई कि किसी भी से कोई कांटेक्ट होने की स्थिति में नहीं है और पिछले कई महीनों का उनका किराया भी बाकी है। कार्यालय अगस्त 22 से बंद है और अगस्त 22 से रोज मेरे घर में लोग आते हैं, पूछते हैं कि ऑफिस कब खुलेगा, आपकी बिल्डिंग में है कहकर। और अगस्त से लेके अभी तक 1.5 लाख रुपया मेरा खुद का किराया बचा हुआ है और 8,800 रुपये बिजली बिल भी बचा हुआ है, जो लाइन काटने की नौबत आ चुकी है। चूँकि मैं 2-3 बार रायपुर भी इनके राजबंधा मैदान के ऑफिस में जा चुका हूँ, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं रहती। 2 साहब लोग बैठते हैं और उसके बाद वहाँ मैं कोर्ट से नोटिस भी भेजा हूँ जिसकी कोई सुनवाई नहीं है और सभी परेशान हैं। और जितने बेचारे गरीबों का यहाँ पर 300 करोड़ के आसपास जो पैसा रुका हुआ है, सब रोज चक्कर काट रहे हैं और कोई नहीं है। यहाँ तक कि ब्रांच मैनेजर भी रिजाइन करके भाग गया है, अकाउंटेंट भी रिजाइन करके भाग चुका है। सभी लोग परेशान हैं और हम भी परेशान हैं, हमारा भी किराया रुका पड़ा हुआ है। देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे एक काउंटर है। इस काउंटर पर लिखा हुआ है कैश काउंटर। आपको बता दें कि जहां एक गरीब आदमी, एक गरीब व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की कमाई का कुछ हिस्सा सिर्फ इसलिए जमा करता था कि उसका भविष्य सुनिश्चित हो, और एक विश्वास था उनको सहारा इंडिया परिवार के सदस्यों के ऊपर और सहारा इंडिया पर। लेकिन आज वो विश्वास टूटता नजर आ रहा है। भैया वो पैसे नहीं मिले हैं, हमारे माँ बाप मन कैसे करके हमारे पढ़ाई लिखाई शादी के लिए उसका पैसा जमा करे रही से मोटा रकम बोले जाए तो वो अभी तक सहारा इंडिया जो भी है वो नहीं मिला है। और एजेंट लोगों से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि टाल मटोलने की कोशिश करते हैं, बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं। शुरुआती दौर में जिस समय सहारा एक बेहतर जरिया था लोगों के पैसे जमा करने का, उस समय हमारी जितनी भी कमाई होती थी, ज़्यादातर पैसे हम सहारा में ही लगाए हैं। हमारे जैसे बहुत हैं और वो ऐसा पैसा जिसमें हमने एक भविष्य को बेहतर बनाने का उसमें विचार किया था, वो हमको नहीं पता था कि अचानक ऐसा बड़ा तमाशा होगा इसमें करके। विगत 4 साल हो गए मेरे 2 लाख रुपए सहारा इंडिया में जमा है और मैंने मैच्योरिटी के लिए भी जो फॉर्मेलिटी रहता है, जो विधिवत समय में करना था, मैंने कर दिया है। मगर आज तक सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला और आज 5 साल हो गए हमारे कवर्धा का ब्रांच बंद हो गया है और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी बात किसके पास रखें। कोई अधिकृत आदमी यहाँ ब्रांच का कोई नहीं है यहाँ, और प्रशासन से हमें मतलब चाहते हैं कि कम से कम आम जनता के जो पैसे हैं, मेहनत के पैसे हैं और जो भविष्य के लिए आदमी जमा करके रखता है, आज वो पैसा उसके ही काम नहीं आ रहा है और हमको मालूम है कि हमारा पैसा कहाँ है। उसके बाद कोई प्रशासन, किसी भी प्रकार का प्रशासन इसमें किसी भी प्रकार से हमको सहयोग नहीं कर रही है। ये चिंता का विषय है। सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार भी इसमें कोई पहल करती हुई दिख नहीं रही है। केंद्र सरकार की बात करें तो हमसे और काफ़ी दूर है। तो ये सहारा इंडिया परिवार का कलेक्शन जब चरम सीमा पर था, लोग उन पर विश्वास करते थे, अपनी रोज की कमाई का एक
बड़ा हिस्सा उनको जमा करते थे। यदि आपको इस चार्ट के अनुरूप ही हम बताएं तो माह दिसंबर 2018 में कलेक्शन एजेंटों की रिकवरी का एक लिस्ट यहां पर है, जिसमें कलेक्शन उन्होंने किया है और उनको बधाइयां दी गई हैं कि उन्होंने अधिकतम से अधिकतम कलेक्शन किया है, सहारा परिवार से लोगों को जोड़ा है, जिसका आंकड़ा यदि आप देखें तो इस लिस्ट में आपको नजर आ रहा होगा जो करोड़ों में है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर यह पूरा मामला क्या है। 1978 में सिर्फ 2000 रुपए से शुरुआत करने वाली सहारा देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी, जिनके 11 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉयज थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत राय सहारा सलाखों के पीछे पहुंच गए? और क्या है वह सहारा का स्कैम जिसने देश के 13 करोड़ लोग यानी कि भारत के लगभग 11% आबादी के साथ धोखा किया? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। सहारा पर पहली बार मुसीबत साल 1996 में तब आई जब एक इनकम टैक्स ऑफिसर की नज़र इस ग्रुप पर पड़ी और उसने कंपनी में आने वाले हर पैसे का हिसाब मांगना शुरू किया। उस समय सुब्रत राय ने कुछ फेमस नेताओं का नाम लिया और कहा कि कंपनी में पैसे इन्हीं लोगों के थ्रू आते हैं। अब अपना नाम आने पर नेताओं को एक्सपोज होने का डर सताने लगा और इसलिए उस इनकम टैक्स ऑफिसर का ही ट्रांसफर करा दिया गया। सहारा का यह पहला खतरा टल गया और कंपनी वापस से अपने पहले की तरह काम करने लगी। एक टाइम ऐसा भी आया जब मार्केट से सहारा सैचुरेट हो गई और अब सहारा में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या एक जगह पर जाकर थम सी गई, क्योंकि जो लोग सहारा में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते थे उनकी संख्या लगभग पूरी हो चुकी थी और यहां से वो लोग ज्यादा होने लगे जिन्हें अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे निकालने थे। इस तरह थोड़े ही समय में कंपनी पैसे की तंगी से गुजरने लगी। अब ऐसे में इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कंपनी ने आईपीओ लाने के बारे में सोचा। बस यहीं से कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए सेबी में DRHP दाखिल किया। वैसे DRHP एक तरह से कहा जाए तो कंपनी का बायोडाटा होता है, जिसमें उससे जुड़ी सारी अहम जानकारियां मेंशन की जाती हैं, जिसकी जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो सेबी कंपनी को आईपीओ लाने का परमिशन देती है। जब सेबी ने सहारा के DRHP को पढ़ा तो उसे उसकी दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की फंड जुटाने के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी और इसी दौरान 25 दिसंबर 2009 और 4 जनवरी 2010 को सेबी को 2 शिकायतें भी मिली, जिसमें बताया गया कि सहारा गलत तरीके से लोगों के पैसे जुटा रही है। इन शिकायतों से सेबी का शक और बढ़ गया और उसने इन दोनों कंपनी की जांच शुरू कर दी। अपने जांच में सेबी ने पाया कि इन दोनों कंपनी ने OFCD के जरिए 2 से 2.5 करोड़ इन्वेस्टर्स के करीब 24,000 करोड़ रुपए लिए हैं। OFCD यानी ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। अब जो लोग नहीं समझते उन्हें बता दें कि यह एक तरह का डेट सिक्योरिटी होती है। OFCD पीरियड खत्म होने के बाद इन्वेस्टर्स को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वह चाहे तो अपने पूरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस ले सकते हैं या फिर उस पूरे पैसे को कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। अब OFCD शुरू करने के भी कुछ नियम होते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपनी 50 से कम लोगों के लिए OFCD इशू करती है तो फिर उसे इसके लिए रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर वह 50 से ज़्यादा लोगों के लिए OFCD इशू करती है तो फिर उसे सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन सहारा ने सेबी से इस बारे में कभी भी कोई परमिशन नहीं ली और अनलीगल तरीके से OFCD के जरिए लोगों से पैसे जुटाती रही। इसके बाद सेबी ने सहारा के इन दोनों कंपनी को इन्वेस्टर्स के पैसे को 15% इंटरेस्ट के साथ वापस करने का आदेश दिया, लेकिन सहारा ने इस आर्डर से इनकार करते हुए सेबी की शिकायत करने इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। लेकिन हाई कोर्ट ने सेबी के ही फैसले का समर्थन किया और सहारा को सारे इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने को कहा। जब हाई कोर्ट से भी राहत न मिली तो सहारा ने सुप्रीम कोर्ट का
दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सहारा से उसके जुटाए गए फंड के बारे में सबूत मांगे तो फिर सहारा सुप्रीम कोर्ट को भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके दोनों कंपनियों को सेबी के साथ मिलकर इन्वेस्टर्स का पैसा 3 महीने के अंदर 15% इंटरेस्ट के साथ चुकाने के लिए कहा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आर्डर में यह भी कहा गया कि सहारा सेबी को सारे ओएफसीडी होल्डर्स की डिटेल प्रोवाइड करे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सहारा ने 127 ट्रकों से भरकर कागज सेबी के ऑफिस पहुंचा दिया, जिनमें उनकी इन्वेस्टर्स के डिटेल मौजूद थी। लेकिन इन फाइल से भी सेबी को पूरी तरह जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सेबी दोनों ही इस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग की तरह लेने लगे। इसके अलावा सहारा को 3 महीने के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में 15% इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे सेबी को देने को कहा गया। सहारा ने 5,120 करोड़ की पहली किस्त तो जमा कर दी, लेकिन वह बाकी इंस्टॉलमेंट जमा करने में नाकाम रही। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और सारे एसेट्स को सीज कर दिया और 26 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत राय सहारा को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि मई 2016 में उनकी मां की डेथ हुई, जिसकी वजह से वह अभी पैरोल पर बाहर हैं और इसके बाद से वह आज तक बाहर ही हैं। अब सहारा के द्वारा पहले इंस्टॉलमेंट में जमा किए गए 5,120 करोड़ रुपए में सेबी सहारा इंडिया के इन्वेस्टर्स को अब तक सिर्फ 130 करोड़ रुपए लौटा पाई है और बाकी के पैसे अभी तक कई सालों से उसी के पास जमा है। अब सेबी इन्वेस्टर्स के पैसे क्यों नहीं लौटा रहा है, इसके पीछे की वजह जानते हैं। सेबी डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड में इन्वेस्टर्स का डाटा ट्रेस नहीं कर पा रही है। अब हालात यह है कि ना ही सेबी इन्वेस्टर्स को पैसे लौटा रही है और ना ही सहारा बाकी के पैसे जो इंस्टॉलमेंट में देने थे वो सेबी को दे रहा है। अब यहां सहारा ग्रुप का कहना है कि उसने सेबी को 22,000 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं, लेकिन सेबी कहता है कि सहारा द्वारा लौटाए गए पैसे से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है और इस तरह से यह सारा मामला बीच में लटका हुआ है। अब देखना यह है कि सरकार सहारा के बेसहारा इन्वेस्टर्स के हित में कोई ठोस कदम उठा पाती है या नहीं। कुल मिलाकर यह पूरा मामला सेबी और सहारा के बीच फंसा हुआ है, जिसमें पीस रही है आम जनता, जिन्होंने अपनी पाई जोड़कर सहारा को अपना पैसा इसलिए दिया था कि भविष्य में उन्हें उनका पैसा ब्याज सहित वापस होगा। इस पूरे मामले में सरकार का भी खामोश रहना एक बड़ा सवाल पैदा करता है।